पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। आज 22 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंथरी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए अदालत की कमान अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगी। वरिष्ठतम न्यायाधीश सुधीर सिंह 23 अक्टूबर से यह जिम्मेदारी संभालेंगे। इस नियुक्ति की अधिसूचना केंद्र के विधि मंत्रालय ने जारी की है। अब सरल भाषा में समझिए कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनते कैसे हैं। जब किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए या वे कार्य करने में असमर्थ हों, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत होती है। परंपरा यह है कि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को यह दायित्व दिया जाता है ताकि अदालत का काम बिना रुके चलता रहे। पद संभालने से पहले शपथ दिलाई जाती है, जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 219 और तृतीय अनुसूची में है। शपथ सामान्यतः राज्यपाल दिलाते हैं। और याद रखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। इसी कारण आज नेतृत्व में परिवर्तन हो रहा है। नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बाद में होती है, जो अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ही बेंचों का गठन करते हैं, मामलों का आवंटन तय करते हैं और न्यायालय के प्रशासनिक फैसले लेते हैं। कार्यवाहक नियुक्ति से सुनवाई का कैलेंडर स्थिर रहता है और लंबित मामलों पर असर नहीं पड़ता, यानी न्याय में निरंतरता बनी रहती है। अब न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की संक्षिप्त प्रोफाइल भी सुन लें। वे 15 अप्रैल 2015 को अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 20 अप्रैल 2016 को स्थायी न्यायाधीश बने। इंटर और स्नातक की पढ़ाई राजनीति शास्त्र में पटना कॉलेज से हुई और कानून की पढ़ाई पटना लॉ कॉलेज से पूरी हुई। कल से वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अदालत का संचालन संभालेंगे, जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती। यही थी हमारी पहली और सबसे अहम खबर। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की ओर। हम अब हिंदुस्तान अखबार की दूसरी खबर कवर कर रहे हैं और दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, पटना में आज श्री कृष्ण सिंह यानी श्री बाबू की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि ओरजेडी कार्यालय में आयोजन हुआ और कांग्रेस ने सदाकत आश्रम में पुष्पांजलि दी। इसी क्रम में परीक्षा के नजरिए से श्री बाबू को सरल और जुड़े हुए अंदाज में समझते हैं, ताकि याद भी रहे और उत्तर भी सटीक जाए। सबसे पहले पहचान स्पष्ट कर लें। उन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 को खानवा, नवादा में हुआ। धीरे धीरे वे आधुनिक बिहार के निर्माता नेताओं में गिने जाने लगे। उनका निधन 31 जनवरी 1961 को हुआ और वे उसी दिन तक मुख्यमंत्री रहे। इस तरह वे पद पर रहते हुए ही संसार से विदा हुए। अब उनकी राजनीतिक यात्रा को क्रम से समझते हैं। 1937 में प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल बना और वे बिहार प्रांत के प्रीमियर बने। फिर 1939 में मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद 1946 में वे दोबारा प्रीमियर बने और 15 अगस्त 1947 से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में काम संभाला। यह यात्रा 1961 तक लगातार चलती रही। इसी बीच वे संविधान सभा के सदस्य भी रहे। साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लगभग 8 वर्ष उन्होंने कारावास झेला। यही कारण है कि उनके भाषण जनसमूह में ऊर्जा भरते थे और वे बिहार केसरी के नाम से लोकप्रिय हुए। अब नीतिगत कामों पर आते हैं, क्योंकि यहीं से अक्सर प्रश्न बनते हैं। जमींदारी उन्मूलन की पहल में बिहार अग्रणी रहा और इसके लिए बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 आधार बना। इसी के साथ सामाजिक सुधार की दिशा में देवघर के बैद्यनाथ धाम में दलित प्रवेश का नेतृत्व भी श्री बाबू ने किया। आगे बढ़ते हुए प्रशासन और आधारभूत ढांचे में कोसी सहित नदी घाटी परियोजनाएं आगे बढ़ाईं। साथ ही तेल शोधन और उर्वरक जैसे भारी उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया। इसी कड़ी में गंगा पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला राजेंद्र सेतु 1959 में आम जनता के लिए खुला, जिसे स्वतंत्र भारत में गंगा पर बना पहला बड़ा पुल माना जाता है। अब स्मृति चिन्हों का संक्षिप्त उल्लेख कर लें, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पटना का श्री कृष्ण साइंस सेंटर उनके नाम पर है और इसकी स्थापना 1978 में हुई। इसके अलावा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल उनकी स्मृति से जुड़ा एक प्रमुख सभागार है। अक्सर उन्हें डॉ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह के साथ
आधुनिक बिहार के स्थापक नेतृत्व की त्रयी में रखा जाता है। अंत में एक त्वरित दोहराव कर लें ताकि तथ्य पक्के हो जाए। जन्म 21 अक्टूबर 1887, स्थान खानवा, नवादा। लोकप्रिय उपनाम बिहार केसरी। प्रीमियर के रूप में पहला कार्यकाल 1937 से 1939 और दूसरा कार्यकाल 1946 से अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 से 31 जनवरी 1961 तक सतत सेवा। संविधान सभा की सदस्यता। आजीवन लगभग 8 वर्ष का जेल जीवन। प्रमुख कार्यों में जमींदारी उन्मूलन, दलित मंदिर प्रवेश, कोसी परियोजनाएं तथा राजेंद्र सेतु का उद्घाटन 1959 शामिल। स्मृति स्थलों में श्री कृष्ण साइंस सेंटर, जिसकी स्थापना 1978 में हुई, और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल प्रमुख हैं। इस तरह आज की जयंती केवल श्रद्धांजलि भर नहीं है, बल्कि उस नेतृत्व की याद भी है जिसने कानून के राज, सामाजिक समावेशन और विकास की राह को एक साथ जोड़ा। यही समझ परीक्षा के उत्तर को धार देती है और तथ्यों को याद रखने में मदद करती है। हम अब हिंदुस्तान अखबार की तीसरी खबर कवर कर रहे हैं और तीसरी महत्वपूर्ण खबर है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगले 5 वर्षों में बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों में ले जाया जाएगा और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और रोजगार जुड़े अवसरों से जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं यह लक्ष्य कितना वास्तविक है और वहां तक पहुंचा कैसे जा सकता है। यह बयान चुनावी रैलियों में बार बार आया है और रोजगार संख्या व समय सीमा स्पष्ट रूप से रखी गई है। सबसे पहले आधार रेखा समझ लें, क्योंकि हर लक्ष्य यहीं से शुरू होता है। ताजा आर्थिक सर्वे के अनुसार 2023-24 में बिहार की अर्थव्यवस्था की बढ़त वास्तविक मूल्य पर लगभग 9.2% और चालू कीमतों पर लगभग 14.5% रही, पर प्रति व्यक्ति आय अभी भी करीब 66,800 रुपये के आसपास है। यानी रफ्तार तेज है, पर शुरुआती आधार नीचे है। आकार के लिहाज से बिहार का जीएसडीपी देश में लगभग 14वें पायदान पर आता है। इसलिए टॉप 10 में आना, यदि आर्थिक आकार को मानक माने तो कड़ी छलांग मांगता है, और यदि समग्र विकास को सूचक माने, जैसे नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स, तो 2023-24 में बिहार सबसे नीचे था। इसलिए वहां शीर्ष 10 में पहुंचना और कठिन होगा। श्रम बाजार की तस्वीर भी मिली जुली है। बेरोजगारी दर वार्षिक औसत पर लगभग 3.9% रही, पर महिला श्रम भागीदारी देश में सबसे कम है और कार्यबल का महज लगभग 6% हिस्सा विनिर्माण में है, जिससे अच्छे, स्थिर और औपचारिक नौकरियों का आधार पतला पड़ जाता है। यह पृष्ठभूमि बताती है कि लक्ष्य ऊंचा है, मगर असंभव नहीं, बशर्ते बाधाओं पर सीधी चोट की जाए। अब दावे की गणित पर आए। 5 साल में 1 करोड़ का अर्थ है हर साल लगभग 20 लाख नए या संरचित अवसर, यानी प्रशिक्षण, नियुक्ति, अप्रेंटिसशिप, स्वरोजगार के लिए आर्ण समर्थित इकाइयां और गिग तथा सेवाओं में औपचारिकता सब मिलाकर। क्या यह रफ्तार बन सकती है? हाल के वर्षों में औद्योगिक और निर्माण गतिविधि में बढ़त दिखी है और 2024-2025 के उन्नत आकलनों में उद्योग का योगदान कृषि से ऊपर जाने की बात सामने आई। साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग 21% के आसपास है और उसमें निर्माण व विनिर्माण का वजन बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यदि परियोजनाएं समय पर जमीन पर उतरती रहें, जैसे सड़क, आवास, औद्योगिक पार्क, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, फार्मा लॉजिस्टिक्स, तो श्रम गहन नौकरियां बड़ी संख्या में निकल सकती हैं। पर महिला भागीदारी बढ़े बिना अकेले पुरुष कार्यबल से 20 लाख प्रतिवर्ष का लक्ष्य टिकाऊ नहीं होगा। तो रास्ता क्या है और कितना व्यावहारिक? सबसे पहले महिलाओं के लिए काम आसान बनाना होगा। सुरक्षित परिवहन, हॉस्टल और क्रैच, स्थानीय कौशल केंद्र और जिला स्तर पर भर्ती ड्राइव। राष्ट्रीय और वैश्विक अनुभव बताते हैं कि महिला भागीदारी ऊपर जाते ही समग्र रोजगार और आय में छलांग आती है, जबकि भारत स्तर के हालिया आकलन दिखाते हैं कि महिलाओं की भागीदारी अभी भी गुणवत्तापूर्ण वेतनभोगी नौकरियों में कम हिस्सेदारी वाली है। इसे पलटना होगा। दूसरे, विनिर्माण क्लस्टर और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को बिजली, जमीन और अनुमति सुविधा के साथ तेजी से अनलॉक करना होगा। बिहार ने कनेक्टिविटी पर कुछ प्रोत्साहन कदम, जैसे एटीएफ पर वैट घटाकर हवाई संपर्क को सस्ता बनाना, लिए हैं। ऐसे फैसलों का लाभ तब दिखता है जब पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और एग्री लॉजिस्टिक्स साथ साथ स्केल हों। तीसरे,
उत्तर बिहार की बाढ़ समस्या के समाधान और सिंचाई तथा ड्रेनेज पर भारत नेपाल तालमेल तेज के बिना कृषि उद्योग का ग्रोथ इंजन बार बार अटकता है। और चौथे, वित्तीय अनुशासन के भीतर पूंजीगत व्यय का निष्पादन बढ़ाना होगा, क्योंकि तेज वृद्धि के साथ अर्ण दबाव और प्रतिबद्ध खर्च भी संभालने होते हैं। कैग की हाल की रिपोर्ट ने यह दबाव साफ दिखाया है। इन 4 मोर्चों पर साथ साथ प्रगति होगी, तभी 1 करोड़ को ठोस रूप मिल पाएगा और टॉप 10 का दावा विश्वसनीय बनेगा। अब निष्कर्ष साफ साफ, यदि टॉप 10 को विकास दर के अर्थ में लें तो बिहार पहले से तेज रफ्तार दिखा रहा है और वहां टिककर रहना संभव है। मगर आर्थिक आकार या समग्र सूचक के अर्थ में लें तो 5 साल में शीर्ष 10 पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती आधार कम, प्रति व्यक्ति आय नीचे, एसडीजी स्कोर कम और महिला भागीदारी निम्न है। इसलिए यह लक्ष्य तभी सच बनता है जब सरकार और उद्योग मिलकर महिलाओं के काम में प्रवेश को आसान करें, निर्माण और विनिर्माण को रोके बिना बढ़ाए, बाढ़ जोखिम को कम करें और परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन दिखाए। तब अगले 5 साल में रोजगार संख्या और रैंकिंग दोनों में अर्थपूर्ण सुधार देखे जा सकते हैं, वरना यह दावा अधूरा रह जाएगा। अब चलते हैं अखबार के एडिटोरियल पन्ने की ओर। शीर्षक है बिहार शुड इंप्रूव इट्स टुडे एंड टुमारो, तारीख 22 अक्टूबर 2025, लेखक NK सिंह। अब इसे विस्तार से और विश्लेषणात्मक ढंग से समझते हैं। जहां तकनीकी शब्द आएंगे वहां यानिकी के साथ अंग्रेजी भी जोड़ेंगे। लेख की बुनियाद एक स्पष्ट धारणा पर है कि बिहार की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी युवा आबादी है, यानी कि यंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज बेहतर होती हैं, वैसे वैसे मतदाता का ध्यान पहचान आधारित राजनीति से हटकर काम के नतीजों पर आता है, यानी कि डेवलपमेंट आउटकम्स। लेखक का कहना है कि यह बदलाव टिकाऊ है। इसे दिशा देने के लिए मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करना होगा। स्कूलों में सीखने के नतीजे यानी कि लर्निंग आउटकम्स को सुधारना होगा। डिग्री के साथ कौशल यानी कि स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी पर बराबर जोर देना होगा। अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे यानी कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना होगा। तभी जनसांख्यिकीय लाभ यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड सच में लाभ में बदल पाएगा। इसके बाद लेखक विशेष राज्य की बहस उठाते हैं, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तर्क यह है कि भारत संघीय ढांचा है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर। सभी राज्यों को विकास का अधिकार है। केवल कर हिस्सेदारी यानी कि टैक्स डेवोल्यूशन से क्षेत्रीय अंतर जल्दी नहीं पिघलते। इसलिए तर्कसंगत राजकोषीय हस्तांतरण यानी कि रैशनल फिस्कल ट्रांसफर्स और अनुमानित अनुदान यानी कि प्रिडिक्टेबल ग्रांट्स महत्वपूर्ण हैं। विश्लेषण यही बताता है कि संसाधन तब सबसे प्रभावी बनते हैं जब राज्य अपनी कर क्षमता यानी कि ओन टैक्स एफर्ट और पूंजीगत व्यय का निष्पादन यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जीक्यूशन भी बढ़ाता है। योजनाएं तभी पकती हैं जब परियोजनाएं समय पर जमीन पर उतरती हैं और भुगतान समय पर होता है, यानी कि टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो डिसिप्लिन। इसलिए वित्तीय समर्थन अपने आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता। इसे राज्य क्षमता यानी कि स्टेट कैपेसिटी और नीति भरोसे यानी कि पॉलिसी क्रेडिबिलिटी के साथ जोड़ना होगा। तीसरा सूत्र प्रवास है, यानी कि माइग्रेशन। लेखक इसे अवसर की तरह देखते हैं। समय के साथ काम कम कौशल से मध्यम और उच्च कौशल यानी कि लो स्किल टू हायर स्किल की ओर जाएगा। इसका अर्थ है कि जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग और वोकेशनल शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन को उद्योग की ज़रूरतों के मुताबिक बनाना होगा, यानी कि डिमांड लिंक्ड स्किलिंग। प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबल कल्याण यानी कि पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी और स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। वहीं घर भेजी गई रकमें यानी कि रेमिटेंसेस को उत्पादक मार्ग में लाने के लिए सूक्ष्म ऋण और उद्यम सहायता यानी कि माइक्रो क्रेडिट और एंटरप्राइज सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा हुआ तो प्रवास परिवारों की शिक्षा और आवास निवेश को गति देगा और स्थानीय उद्यम का बीज बनेगा। चौथा सूत्र कृषि की अंतर्निहित ताकत है, यानी कि इनहेरेंट एग्रीकल्चरल एडवांटेज। बिहार के पास जल संपदा और उपजाऊ मिट्टी है। इसी से रेनबो एग्रीकल्चर का विचार निकलता है, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। मतलब फसल बागवानी, पशुपालन, मत्स्य और मधुमक्खी पालन को एक साथ जोड़ा जाए।
इसके लिए सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई यानी कि इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ाना होगा। भंडारण, शीत श्रृंखला और प्रसंस्करण यानी कि स्टोरेज, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग को फैलाना होगा। किसान उत्पादक संगठनों यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बाजार तक पहुंच यानी कि मार्केट एक्सेस और अनुबंध खेती के सुरक्षित ढांचे यानी कि फेयर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ्रेमवर्क से जोड़ा जाए। तभी कृषि आय स्थिर और ऊंची बनेगी और राज्य एग्री हब यानी कि एग्री हब की दिशा में बढ़ेगा। पांचवां सूत्र उद्योग और रोजगार है यानी कि इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। लेखक साफ बताते हैं कि बड़े पैमाने की टिकाऊ नौकरियां विनिर्माण से आती हैं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। यहां सुधार की असली जगह है। भूमि उपलब्धता और स्वीकृतियां सरल बनानी होंगी यानी कि लैंड अवेलेबिलिटी और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। बिजली की विश्वसनीयता और लागत प्रतिस्पर्धी बनानी होगी यानी कि पावर रिलायबिलिटी और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अनुबंध प्रवर्तन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लिए वाणिज्यिक न्यायालय और समयबद्ध निस्तारण जरूरी है। शहरीकरण को संतुलित तरीके से बढ़ाना होगा ताकि दूसरे दर्जे के शहर औद्योगिक और सेवा केंद्र बने यानी कि टीयर 2 अर्बन हब्स। वस्त्र खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा सप्लाई चेन, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली जैसे क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले पार्क यानी कि प्लग एंड प्ले पार्क्स और क्लस्टर आधारित इकाइयां यानी कि क्लस्टर बेस्ड यूनिट्स रोजगार का तेज इंजन बन सकती हैं। छठा सूत्र भूगोल की चुनौती है। बिहार स्थल आवेष्टित है यानी कि लैंडलॉक्ड और नेपाल से लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल उद्गम नदियां हर साल उत्तर बिहार में बाढ़ लाती हैं यानी कि फ्लड्स। लेखक इसका हल सीमा पार जल प्रबंधन में देखते हैं यानी कि ट्रांसबाउंड्री वाटर मैनेजमेंट। इसके लिए नदी घाटी आधारित संस्थाएं यानी कि रिवर बेसिन इंस्टीट्यूशंस, अवसादन प्रबंधन यानी कि सेडिमेंट मैनेजमेंट और बाढ़ पूर्व चेतावनी यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करना होगा। केवल तटबंध और आपदा राहत काफ़ी नहीं है। बहुउद्देशीय जलाशय यानी कि मल्टीपर्पज स्टोरेज और लाभ साझेदारी यानी कि बेनिफिट शेयरिंग जैसे ढांचों पर वास्तविक प्रगति जरूरी है। तभी हर वर्ष होने वाली पुनर्बहाली से विकास की रफ्तार नहीं टूटेगी। सातवां सूत्र धरोहर और पर्यटन है यानी कि हेरिटेज एंड टूरिज्म। बिहार मौर्य और गुप्त काल की धुरी रहा है और यहीं से बौद्ध धर्म एशिया तक फैला। ये इतिहास स्वयं एक आर्थिक इंजन बन सकता है यानी कि इकोनॉमिक इंजन। जरूरी है कि हवाई और सड़क संपर्क यानी कि एयर एंड रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो। हवाई अड्डों का रूट नेटवर्क बढ़े और अंतिम मील कनेक्टिविटी सुधरे यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी। होटल और होम स्टे यानी कि हॉस्पिटैलिटी और होम स्टेज की गुणवत्ता उठे। गाइडिंग साइनेज स्वच्छता और सुरक्षा यानी कि गाइडिंग साइनेज क्लीनलीनेस सेफ्टी में सुधार हो। स्थलों की देखभाल और आयोजन कैलेंडर यानी कि साइट मैनेजमेंट और इवेंट्स कैलेंडर नियमित बने। तब घरेलू और विदेशी पर्यटक दोनों बढ़ेंगे और सीधा रोजगार और आय पैदा होगी यानी कि जॉब क्रिएशन और इनकम ग्रोथ। आठवां और सबसे वैचारिक सूत्र बिहार मॉडल है यानी कि बिहार मॉडल। इसकी पहचान समावेशी विकास है यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ। जब लोग जीवन में दिखने वाले सुधार देखते हैं यानी कि टेंजिबल इंप्रूवमेंट्स, तब जाति और वर्ग की कड़ी रेखाएं मुलायम पड़ती हैं। लेखक कहते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब लाभ सब तक पहुंचे यानी कि फॉर एवरी सेक्शन। अत्यंत पिछड़े वर्ग, महादलित महिलाएं और अल्पसंख्यक केंद्र में रहे यानी कि ईबीसीज, महादलित, विमेन, माइनॉरिटीज। महिला सशक्तिकरण को वे गुणक प्रभाव मानते हैं यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब महिलाएं काम और उद्यम में आती हैं तो परिवार, बाजार और समाज तीनों स्तर पर सकारात्मक बदलता दिखाई देता है। अब इस दृष्टि को कार्य योजना में बदलने के लिए कुछ नपे तुले संकेतकों की चर्चा भी जरूरी है। शिक्षा में सीखने के नतीजे यानी कि लर्निंग आउटकम्स और माध्यमिक नामांकन यानी कि सेकेंडरी एनरोलमेंट को हर वर्ष ऊपर लाना चाहिए। स्वास्थ्य में मातृ और शिशु संकेतक यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड इंडिकेटर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता यानी कि प्राइमरी केयर अवेलेबिलिटी को लक्ष्य आधारित सुधारा जाए। उद्योग में विनिर्माण का हिस्सा यानी कि शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और औपचारिक रोजगार यानी कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की हिस्सेदारी लगातार बढ़नी चाहिए। वित्त में पूंजीगत व्यय का निष्पादन समय पर हो यानी कि ऑन टाइम कैपेक्स एग्जीक्यूशन और राज्य की अपनी आय यानी कि ओन रेवेन्यू का आधार चौड़ा हो। कृषि में एग्री मूल्य संवर्धन यानी कि एग्री वैल्यू एडिशन
और किसान संगठनों की संख्या और कारोबार यानी कि नंबर एंड टर्नओवर ऑफ एफपीओज नियमित रूप से ऊपर जाए। पर्यटन में ठहराव की औसत अवधि और खर्च यानी कि एवरेज स्टे और स्पेंड प्रति पर्यटक बढ़े। जल प्रबंधन में बाढ़ से होने वाले नुकसान की आवृत्ति और असर धीरे घटे यानी कि रिड्यूस्ड फ्लड लॉसेस। अंत में संदेश वही है जो लेख देना चाहता है। बिहार आज एक निर्णायक मोड़ पर है। ताकत युवा शक्ति है यानी कि यूथ पावर। दिशा शासन और क्रियान्वयन है यानी कि गवर्नेंस एंड एग्जीक्यूशन। सहारा वित्तीय समर्थन और निजी निवेश है यानी कि फिस्कल सपोर्ट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इंजन कौशल और विनिर्माण है यानी कि स्किल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। सहचालक कृषि धरोहर और पर्यटन है यानी कि एग्रीकल्चर हेरिटेज एंड टूरिज्म। और सुरक्षा जाल सीमा पार जल प्रबंधन और आपदा तैयारी है यानी कि ट्रांसबाउंड्री वाटर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रेडीनेस। जब ये धागे एक सुर में बुनते हैं तो आज मजबूत होता है और कल अपने आप संवरता है। यही इस संपादकीय का सार है और यही इसकी कार्य दिशाएं हैं। चलते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। हम कवर कर रहे हैं H1B वीजा पर नया अपडेट। जापान का लंबा इंतजार खत्म हुआ और एक नई सरकार के गठन के साथ ही जापान ने इतिहास रच दिया है। देश को मिली है अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री। ये न सिर्फ जापान के लिए बल्कि भारत जैसे उसके तमाम सहयोगियों के लिए भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जापान की ये नई शक्ति भारत जापान रिश्तों को किस दिशा में ले जाएगी। आज इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। 21 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। ताकाइची के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर भी कम नाटकीय नहीं था। वो जापान की सत्ताधारी पार्टी एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। लेकिन इस बार एलडीपी का 26 साल पुराना भरोसेमंद साथी कोमेइतो पार्टी ताकाइची के कट्टरपंथी विचारों की वजह से गठबंधन से अलग हो गया। यानी कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ताकाइची की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन तब ताकाइची ने जापान इनोवेशन पार्टी के साथ एक नया गठबंधन किया और अपनी बहुमत साबित कर दी। लेकिन ये राजनीतिक गठबंधन सिर्फ एक मजबूरी नहीं, ये ताकाइची की विचारधारा को भी दिखाता है। तो आखिर ये साने ताकाइची हैं कौन? ताकाइची पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की प्रोटेजे यानी शिष्या मानी जाती है। इनकी सोच बेहद कंजर्वेटिव और राष्ट्रवादी है। ताकाइची आर्थिक मोर्चे पर वो शिंजो आबे की आबेनोमिक्स को फॉलो करेंगी, यानी इकोनॉमी में भारी सरकारी खर्च, खासकर एआई, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में। लेकिन उनका असली फोकस है जापान की सेना पर है। वो जापान के शांतिवादी संविधान को बदलकर एक पूर्ण विकसित ताकतवर सेना बनाना चाहती है। ताकाइची सामाजिक तौर पर बेहद रूढ़िवादी हैं। वो समलैंगिक विवाह का विरोध करती हैं और मानती हैं कि राजशाही का उत्तराधिकारी केवल पुरुष ही होना चाहिए। ताकाइची की यही आक्रामक विचारधारा यानी चीन पर सख्ती, मजबूत सेना और हाईटेक में निवेश सीधे भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़ती है। भारत और जापान के रिश्ते पहले से ही स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के स्तर पर हैं। दोनों देशों का एक ही लक्ष्य है, इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, और चीन के दबदबे को संतुलित करना। अब तक जापान इस खेल में थोड़ा नरम रुख अपनाता था, लेकिन ताकाइची के आने से यह बदल जाएगा। भारत को अब जापान के रूप में एक ज्यादा मुखर और ताकतवर साथी मिल गया है। इसे ऐसे समझिए, भारत का एक्ट ईस्ट और जापान का FOIP यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, दोनों का एक ही लक्ष्य है, इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और चीन के दबदबे को संतुलित करना। ताकाइची का आना इस साझा लक्ष्य को और मजबूती देगा। अगर व्यापार की बात करें तो वित्त वर्ष 2013-24 में भारत जापान का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 22 से बड़ी दर के 40 बिलियन देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर साने ताकाइची का आना सिर्फ जापान का अंदरूनी मामला नहीं है, ये भारत जापान दोस्ती में एक नए, ज्यादा मुखर और रणनीतिक अध्याय की शुरुआत है। साथियों, दोस्तों, ये था जापान की नई प्रधानमंत्री और भारत जापान रिश्तों पर हमारा पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अब आपके लिए आज के 4 आसान सवाल जिनके जवाब मैं कमेंट्स में देखना चाहूँगा। सवाल 1, जापान की मुद्रा करेंसी का नाम क्या है? सवाल 2, भारत और जापान के बीच होने वाले मुख्य सैन्य अभ्यास का नाम क्या है?
सवाल 3, जापान के सबसे बड़े द्वीप आइलैंड का नाम क्या है? सवाल 4, और वित्त वर्ष 2023-24 में भारत जापान का द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितना था? सवाल 5, साने ताकाइची से ठीक पहले जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले मूल घोषणा। अमेरिका ने साफ किया है कि $100,000 की H-1B फीस एक बार ली जाएगी, यानी कि वन टाइम फी, और इसे वार्षिक शुल्क नहीं माना जाएगा, यानी कि नॉट एनुअल। ये सिर्फ नई H-1B पिटीशन पर चलेगी जो 21 सितंबर 2025 के बाद दाखिल होंगी, यानी कि न्यू फाइलिंग्स आफ्टर द इफेक्टिव डेट। अब छूट किसे मिलेगी ये स्पष्ट कर लें। जो लोग पहले से H-1B पर काम कर रहे हैं और अपनी अवधि बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक्सटेंशन, उन पर नई फीस नहीं है। जो छात्र अमेरिका के भीतर F1 से H-1B में बदल रहे हैं, यानी कि F1 टू H-1B चेंज ऑफ स्टेटस, वे भी एग्जेम्प्ट हैं। मतलब एग्जिस्टिंग होल्डर्स, एक्सटेंशंस और इन कंट्री स्टेटस चेंज सुरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं उन स्थितियों पर जहां अनिश्चितता बनी हुई है। अगर कोई नियोक्ता बदल रहा है, यानी कि चेंज ऑफ एम्प्लॉयर, या अपनी पिटीशन में संशोधन कर रहा है, यानी कि अमेंडमेंट, तो इसे नई फाइलिंग माना जाएगा या नहीं, इस पर स्पष्ट लिखित दिशा निर्देश अभी विकसित हो रहे हैं। इसलिए फाइल करने से पहले लीगल एडवाइस लेना समझदारी है और ताज़ा USCIS गाइडेंस देखना भी जरूरी है। अब कानूनी मोर्चा समझ लें। इस नीति पर लिटिगेशन चल रहा है। US चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मामला दायर किया है। अदालत की कार्यवाही नीति की टाइमलाइन और स्कोप को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आगे के हफ्तों में पॉलिसी अपडेट्स पर नजर रखना आवश्यक है। आपके लिए व्यावहारिक संकेत। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको H-1B में आना है, तो स्टेटस चेंज इनसाइड द US सबसे किफ़ायती और सरल मार्ग दिखता है, क्योंकि यह छूट के दायरे में है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो नई भर्तियों की कॉस्टिंग पहले करें, क्रिटिकल रोल्स पर प्राथमिकता दें, और जहां संभव हो कैप एग्जेम्प्ट या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे विकल्प देखें। डेडलाइन से पहले तैयार पिटीशन दायर करने से लेगेसी फाइलिंग्स पर नई फीस नहीं लगती। हर केस में डॉक्यूमेंटेशन और टाइमलाइन साफ रखें ताकि कंप्लायंस रिस्क कम रहे। समापन में एक पंक्ति। अभी की स्थिति यह कहती है कि वन टाइम फी सिर्फ नई पोस्ट डेडलाइन फाइलिंग्स पर है, जबकि एग्जिस्टिंग होल्डर्स, एक्सटेंशंस और इन कंट्री स्टेटस चेंज को छूट मिली हुई है। कुछ श्रेणियों पर अंतिम स्पष्टीकरण आना बाकी है और कोर्ट केस जारी है। इसलिए अगला कदम उठाने से पहले USCIS और DOS के ताज़ा अपडेट ज़रूर देख लें और अपनी रणनीति उसी के अनुसार सेट करें। अब क्रिकेट की बारी। आज की हेडलाइन है ऋषभ पंत की वापसी, यानी कि कमबैक। चयन समिति यानी कि सिलेक्शन कमेटी ने कच्चा ने पक्का किया है कि पंत इंडिया ए के कप्तान यानी कि कैप्टन होंगे। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 2-4 दिन के अनऑफिशियल टेस्ट यानी कि 4 डे अनऑफिशियल टेस्ट बेंगलुरु में शुरू होंगे। तारीख है 30 अक्टूबर। अब पृष्ठभूमि जोड़ते हैं। इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर के चौथे टेस्ट में पंत को पैर में चोट यानी कि लेग इंजरी लगी थी। इसके बाद वे एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट नहीं खेल पाए। 2 चरण के रिहैब यानी कि 2 फेज रिहैब के बाद BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने फिटनेस क्लियर कर दी। इसलिए अब वे फिर से टीम की कमान संभालने को तैयार हैं। अब स्क्वाड की रचना समझते हैं, यानी कि स्क्वाड स्ट्रक्चर। इस सीरीज में 2 मैच हैं और चयन ने घरेलू और इंटरनेशनल शेड्यूल के संतुलन यानी कि कंटिन्यूटी विद डोमेस्टिक कमिटमेंट्स को ध्यान में रखकर अलग संयोजन बनाए हैं। पहले मैच में पंत कप्तान होंगे यानी कि कैप्टन। उनके साथ बल्लेबाजी में आयुष माठरे एन, जगदीशन साई, सुदर्शन देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार जैसे भरोसेमंद नाम हैं। स्पिन ऑलराउंड विकल्प में हर्ष दुबे, तानुष कोटियन और मानव सुथार हैं। पेस विभाग में अंशुल कंबोज और यश ठाकुर रहेंगे और सपोर्ट रोल में आयुष बदोनी और सरांश जैन बहुउद्देशीय बैकअप देते हैं। यह कॉम्बिनेशन बैटिंग डेप्थ और कंट्रोल यानी कि बैटिंग डेप्थ एंड कंट्रोल पर जोर देता है। दूसरे मैच में अनुभवी दम और तेज रफ्तार बढ़ेगी यानी कि एक्सपीरियंस एंड पेस। पंत फिर कप्तान रहेंगे। उनके साथ के एल राहुल और ध्रुव जुरेल विकेट कीपर यानी कि विकेट कीपर विकल्प देंगे। टॉप ऑन ऑर्डर में साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे। स्पिन और ऑलराउंड में हर्ष दुबे, तानुष कोटियन
और मानव सुथार लगातारता देंगे। पेस यूनिट में खलील अहमद और गुरनूर ब्रार के साथ प्रसिद्ध कृष्णा मोहम्मद सिराज और आकाशदीप आक्रमण लीड करेंगे, यानी कि लीड द अटैक। इस समूह में अभिमन्यु ईश्वरन बैटिंग स्थिरता यानी कि बैटिंग स्टेबिलिटी जोड़ते हैं। विपक्ष की तस्वीर भी देख लें। दक्षिण अफ्रीका ए की कप्तानी मार्कस अकरमैन करेंगे, यानी कि कैप्टन। सीनियर टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा पिंडली की चोट से लौटते हुए दूसरे मैच में उतरेंगे, यानी कि सेकंड मैच रिटर्न फ्रॉम काफ इंजरी। इसके बाद दोनों टीमें राजकोट में 13 से 19 नवंबर तक 3 एक दिवसीय यानी कि 3 ODIs खेलेंगी। आगे एक छोटी T20 सीरीज यानी कि ब्रीफ T20 सीरीज का भी कार्यक्रम है। अब ये वापसी क्यों खास है? पंत विकेट कीपर बल्लेबाज यानी कि विकेट कीपर बैट्समैन है। उनकी काउंटर अटैकिंग बैटिंग यानी कि काउंटर अटैकिंग बैटिंग और स्टंप्स के पीछे ऊर्जा यानी कि एनर्जी बिहाइंड द स्टंप्स मैच का टेम्पो बदल देती है। इंडिया स्तर पर उनकी कप्तानी युवा बैटर्स और कीपर्स के लिए सीख का मौका बनाती है, यानी कि लीडरशिप लर्निंग। दूसरी ओर गुरनूर ब्रार और खलील अहमद पर भी नजर रहेगी। ये लाल गेंद वाले प्रारूप में उनके लिए मजबूत दावा करने का मंच है, यानी कि रेड बॉल ऑडिशन। रणनीतिक रूप से पहला मैच संयमित प्लान है, यानी कि कंट्रोल्ड अप्रोच, ताकि शुरुआत में बढ़त ली जा सके। दूसरे मैच का संयोजन सीनियर नामों से स्पार्क और स्पीड लाता है, यानी कि स्पार्क एंड स्पीड। यही ब्लूप्रिंट अगले टेस्ट सीजन के लिए बेंच स्ट्रेंथ यानी कि बेंच स्ट्रेंथ को स्पष्ट करता है। समापन सीधा और साफ। ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है। इंडिया ए की कप्तानी उनके हाथ में है। पहला मैच बेंगलुरु में 30 अक्टूबर से, फिर दूसरा मैच और उसके बाद राजकोट में 3 वनडे। फैंस के लिए यह फॉर्म और फिटनेस की बड़ी परीक्षा है, यानी कि बिग टेस्ट ऑफ फॉर्म एंड फिटनेस।